तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 13, जामुन का पेड़। पाठ परिचय जान लेते हैं। समाज में फैली स्वार्थपरता, अमानवता और संवेदनहीनता ने पढ़े लिखे मनुष्यों को भी संवेदनहीन और भाव शून्य बना दिया है। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, इसलिए आज हम अपना काम दूसरों पर थोप देते हैं, स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी ही हास्य व्यंग रचना है जिसमें पेड़ के नीचे दबा हुआ एक आदमी लोगों की अमानवीयता का शिकार हो जाता है। तो आज समाज में चारों तरफ स्वार्थ की भावना फैली हुई है। लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और अमानवीयता दिखाने लगे हैं। जितना ज्यादा जो व्यक्ति पढ़ गया है वो उतना ही दूसरों के भावों को समझ नहीं पाता। वो बिल्कुल ऐसा हो गया जिसके अंदर अंदर कोई संवेदना ही नहीं बची है व्यक्तियों के अंदर। तो ये कहानी हमें बता रही है ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में जो हमारे आसपास रहते हैं, कि वो किसी का हमेशा क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अपने काम को दूसरों पर टालते रहते हैं। और इसके कारण ही क्या होता है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो लेखक ने हमारे समाज पर कटाक्ष किया है कि किस प्रकार की आज समाज में भावना चल रही है, हास्य व्यंग्य के तौर पर उसने इस कहानी को लिखा है। लेकिन उसका उद्देश्य यही है, समाज पर कटाक्ष करना, कि हम समझें, हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम जानें, हर काम से बचने की कोशिश ना करें। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक कहानी को। रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। लेखक कह रहे हैं कि एक बार की ये घटना है। रात को बहुत जोर से आंधी आती है। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो ये सेक्रेटेरिएट यानी कि एक सरकारी कार्यालय है, उसके लॉन में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। आंधी की वजह से वो गिर जाता है और सुबह के समय जब माली आता है देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो माली चपरासी के पास जाता है, चपरासी क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास जाता है और फिर वो उस व्यक्ति को देखने के लिए आता है। कोई उसे निकालने की कोशिश नहीं करता, सब केवल एक दूसरे को बुलाने में ही लगे रहते हैं। थोड़ी देर में वहां आदमियों की भीड़ लग जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर वह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। तो सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे, किसी को चिंता नहीं थी कि उसे निकाल दें। एक क्लर्क कह रहा है कि कितना बेचारा जामुन का पेड़ पे कितनी ज्यादा जामुन आती, फलदार था। दूसरा कहता है कि इसकी जामुन बहुत रसीली होती थी। तीसरा कहता है कि फलों के मौसम में मैं इसको भरकर अपनी झोली में ले जाता था और मेरे बच्चे बहुत खुशी से इसको खाते थे। सब इसी बातों में लगे हैं। तो बार बार माली उस आदमी की तरफ लोगों का ध्यान दिला रहा है। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है भी या नहीं, क्लर्क ने कहा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है, क्लर्क बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। जिंदा है, क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। तो फिर सुपरिटेंडेंट का ध्यान उस आदमी की तरफ जाता है। वो कहता है कि पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है, इतना भारी पेड़ इस पर गिर गया है तो ये मर ही गया होगा, क्लर्क कहता है। सब आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं, तभी वो आदमी बोलता है कि मैं जिंदा हूं। सबको इस बात से बहुत आश्चर्य होता है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, सुस्त और कमजोर कामचोर चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो माली सुझाव देता है कि इस आदमी को पेड़ के नीचे से निकाल लेना चाहिए। लेकिन चपरासी, जो कि बहुत ही कामचोर था, ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में लोग क्या होते, कामचोर हो जाते हैं,
वो तो उससे केवल ऐसा लगता है कि मुफ्त की तनख्वाह ही यहाँ पर लेने आए हुए हैं। वो कहता है कि पेड़ बहुत भारी है, वजनी है। माली कहता है क्या मुश्किल है, 15-20 माली, क्लर्क और चपरासी हम सब मिलकर इस आदमी को बाहर निकाल देंगे। क्लर्क भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि चलो हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। तो जैसे ही वो लोग पेड़ हटाकर आदमी को निकालने वाले थे, सुपरिटेंडेंट उन्हें रोक देता है और कहता है मैं अंडर सेक्रेटरी से जाकर पूछ लूं। फिर इस प्रकार से ये बात चलती रहती है और आधा दिन बीत जाता है। अंडर सेक्रेटरी जाता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के, डिप्टी सेक्रेटरी के पास, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास, ऐसे करके उनकी फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं और इसमें आधे से ज्यादा दिन खत्म हो जाता है, आधा दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम व्यापार से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को कटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी उसी विभाग पर पड़ती है। तो दोपहर बीत जाती है, ऐसे ही आदमी के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। सब लोग सरकार जो फैसला करती है उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि सरकार का फैसला आए बिना इसे हटा देते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल को लेकर आता है। वो कहता है हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते क्योंकि ये कृषि विभाग के ये मामला, क्योंकि ये पेड़ से संबंधित है और हम व्यापार में काम करते हैं, तो हम नहीं हटा सकते। कृषि विभाग की तरफ से जो फैसला आएगा तभी होगा, तभी पेड़ को कटवाया जाएगा, हटिया फिर हटवाया जाएगा। और मैं ये फाइल अर्जेंट कहकर कि बहुत जरूरी फाइल है, मैं कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। अगले दिन कृषि विभाग से जवाब आता है कि जो पेड़ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए वो इसे हटवाएं ना हटवाएं, कटवाएं, कुछ भी करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि यह जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दे रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। कृषि विभाग तो अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने की का हकदार है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि इसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। वह इसलिए इसलिए कि कहीं कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। तो दूसरे दिन भी फाइल इधर से उधर घूमती रहती है और शाम के समय जवाब आ जाता है। क्या होता है, जब व्यापार विभाग को वो ये चीज लिख देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से फाइल भेजते हैं उनके पास, कृषि विभाग के पास, कहते हैं ये आपका मामला है, हमारा मामला नहीं है। फिर उनका फिर से शाम तक जवाब आता है कि हमने ये मामला हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विभाग को भेज दिया है क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है, हम तो केवल अनाज खेती बाड़ी से संबंधित मामले देखते हैं। ऐसा करते करते रात आ जाती है। माली उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाता है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी, लेकिन वो केवल इस बात की रक्षा कर रहे थे कि लोग अपने आप से इस आदमी को पेड़ के नीचे से ना निकाल दें। और बस पुलिस के कांस्टेबल ने इतनी हिदायत दे दी थी, माली को इतना कह दिया था कि आप इसको खाना खिला दो। और माली उस व्यक्ति को खाना खिलाते हुए कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, कल तक जरूर फैसला हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारी टांगों पर गिरा, यदि कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली फिर बोला तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा।
तो माली बातें कर रहा था उस आदमी से लगातार। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी टांगों पर पेड़ गिरा, अगर तुम्हारी कमर पे गिर जाता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी हो तो मैं उसे बता देता हूँ, उसे बुला लाता हूँ। मैं लवारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। तो उस आदमी कह देता है मेरा कोई नहीं है, मैं लवारिस हूँ। तो इस बात को सुनकर मालिक को बहुत दुख होता है, वो वहां से चला जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो एक फलदार वृक्ष को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। तो वहां से जवाब आता है उद्यान विभाग से। वो भी ये नहीं सोच रहे कि एक आदमी मरने वाला है, उन्हें केवल पेड़ की पड़ी होती है कि हम तो पेड़ लगाने की स्कीम चला रहे हैं और पेड़ को काटने के लिए कह रहे हैं, और वो भी ऐसे पेड़ को जो कि जामुन का है, जिसकी जामुन लोग बहुत पसंद करते हैं, और हम ऐसी इजाजत नहीं दे सकते कि आप पेड़ को काट दो। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि तुम्हारे मामले की फाइल ऊपर भेज दी गई है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। आशा है सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। माली चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तो रात हो जाती है। तीसरे दिन भी आदमी के मुंह में वो खिचड़ी खिलाता है माली, और कहता है कि हमने तुम्हारे मामले की फाइल ऊपर भेज दी है, और हो सकता है कल सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग हो और तुम्हारा फैसला हो जाए। तो आदमी धीरे से एक आहा भरता है और कहता है, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर, यानी कि हम मर जाएंगे जब तक कि उनका जवाब आएगा। तो इस प्रकार से बोलने से माली को लगता है कि शायद ये शायर है। तो वो पूछता है उस आदमी से, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी अपना धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देता है। अगले दिन तक पूरे विभाग, शहर व गली गली में उस आदमी के शायर होने की बात फैल गई। अब सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। तो ये सारी तरफ बात फैल जाती है कि वो आदमी शायर है। तो जो सेक्रेटरीट वाले, जो ऑफिस वाले होते हैं, वो कह देते हैं ये हमारा मामला नहीं है, ये कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक विभाग का मामला है। वहां पर फाइल भेजी जाती है, और फिर ये फाइल गुजरती गुजरती साहित्य अकादमी के पास पहुंच जाती है। वहां के सेक्रेटरी के पास वो अपनी गाड़ी में सवार होकर आता है और कहता है, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो, सदस्य हो? वो कह देता है नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं, उफ कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है यह। तो अब भी सभी को ये लगी है कि उसे अकादमी का मेंबर बनाया जाए, ये वो सब उधर उधर की बातें कर रहे हैं, किसी को उसकी जान की परवाह है ही नहीं जरा सी भी। वो कहता है कि इतना बड़ा शायर और हमारी अकादमी का सदस्य नहीं है, ये तो किसी गुमनामी में खोया हुआ है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ, कहकर सेक्रेटरी चला गया। अगले दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अकादमी का मेंबर चुन लिया है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। वो अगले दिन वो ले जाता है, कहता है ठीक है मैं जल्दी से कुछ करवाता हूँ। वो अगले दिन आता है और कहता है कि हमारी अकादमी ने तुम्हें अपनी अकादमी का मेंबर चुन लिया है, अब तुम मुझे मिठाई खिलाओ। अभी वो फालतू की बातें किए जा रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं आदमी को पेड़ के नीचे दबे दबे। तो वो आदमी फिर से कहता है, मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। यह हम नहीं कर सकते, हमारे विभाग से कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। तो वो कहते हैं कि हम तो केवल कल्चर से संबंधित है, जो अकादमी का आदमी आया था, हमारा ये मामला नहीं है, पेड़ काटने का मामला तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, और हमने तुम्हारी फाइल अर्जेंट लिखकर वहां भेज दी है।
और शाम को माली बताता है उस आदमी को आकर कि कल आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आदमी और पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली इस बात से बहुत खुश था, लेकिन आदमी का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता जा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि इस तरह से वो कल तक जीवित रह पाएगा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो दूसरे दिन गवर्नमेंट से पेड़ को काटने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ को काटने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि विदेश विभाग से आदेश आया है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। जब पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। अगर अगर इस पेड़ को काटा जाएगा तो उस राज्य से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, उस देश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरे और दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? तो एक क्लर्क बोलता है इस आदमी की जान का सवाल है, तो दूसरा क्लर्क उसे चुप करा देता है और कहता है दो राज्यों के संबंधों का भी तो सवाल है। अगर वो हमारी को इतनी सहायता प्रदान करते हैं, अगर हमने पेड़ काट दिए तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। हमें इस आदमी का बलिदान दे देना चाहिए उस अपने संबंधों को बनाने के लिए। आदमी का बलिदान पेड़ के लिए निसंदेह, कि आदमी का बलिदान दिया जाए एक पेड़ को बचाने के लिए, ये तो निसंदेह वो कह देता है। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वे जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। तो अंडर सेक्रेटरी बताते सुपरिटेंडेंट को आके कि प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरे पर गए थे आज वापस आ गए हैं। अब उनके पास फाइल गई है, जो भी बात वो कहेंगे उसे ही मान लिया जाएगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट साहब की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने से ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर शायर का हाथ ठंडा था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। तो क्या होता है, फिर शाम के 5 बजे के समय सुपरिटेंडेंट आता है उस व्यक्ति के पास जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया है पेड़ को काट दिया जाए, कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। वो बार बार बोलता जा रहा था, लेकिन जो शायर था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि जब वो उसको हाथ लगाकर देखता है तो वो देखता है कि उसका हाथ एकदम ठंडा हो गया है। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, वो मर चुका था। जिस प्रकार से अब सरकारी वाली जो फाइल पूरी हुई थी, सरकारी कामकाज पूरा हुआ था, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन भी पूरा हो गया था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो गई थी। तो लेखक है कृष्णचंद। उद्देश्य निस्वार्थ स्वभाव से तथा किसी की परवाह किए बिना जरूरतमंद की मदद करने की सीख देना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार से लोग कितने स्वार्थी थे। फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही थी, किसी को भी चिंता नहीं थी कि एक व्यक्ति मर रहा है, उसकी जान मुसीबत में है। सब अपनी अपनी चीजों से बचना चाह रहे थे कि हमारे ऊपर अगर ये मामला आ गया तो क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। और किस प्रकार से बिल्कुल अमानवीय व्यवहार वो लोग कर रहे थे। किसी के को भी उस व्यक्ति पर दया नहीं आई थी, किसी के मन में भी उस व्यक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा था। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। जक्कड़, तेज आंधी, हॉर्टिकल्चर उद्यान, बंदोबस्त प्रबंध, हुकूमत सरकार, बारिश उत्तराधिकारी, अंदेशा संदेश शंका, अर्जेंट अति आवश्यक, कल्चरल सांस्कृतिक। तो ये थे पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले पर को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। जामुन का पेड़ कैसा था? फल रहित, फलदार, बड़ा, सूखा। तो जो जामुन का पेड़ था वो था फलदार।
बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। जामुन के पेड़ की जामुन कैसी होती थी? मीठी, रसीली, कड़वी, इनमें से कोई नहीं। तो जो जामुन का पेड़ था उसकी जो जामुन होती थी वो होती थी रसीली। बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है, खेती बाड़ी के मामले में फैसला कौन करता है? शिक्षा विभाग, खेती विभाग, विद्युत विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो खेती बाड़ी के मामले जो फैसला करता है वो होता है खेती विभाग। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है, माली ने आदमी को क्या खिलाया? दाल, भात, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो माली उसको, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा था उसको दाल और भात दोनों चीजें खिलाता है। तो सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, मगर शायर का हाथ कैसा था? गरम, ठंडा, मोटा, पतला? और शायर का हाथ था एकदम ठंडा हो गया था वो, क्योंकि वो मर गया था। हो जाएगा ठंडा। शायर का हाथ था ठंडा। नेक्स्ट है, लिखित प्रश्न। तो अगला है, पढ़ते हैं उसको। लिखित प्रश्न में से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उनकी पूर्ति करनी है। कोष्टक में दो दो शब्द है, एक शब्द गलत है, एक शब्द सही है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों को पूर्ण करना है। तो चलिए कर लेते हैं। उसके रिक्त स्थान की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। जीवन, मरण, तो उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। लिखेंगे जीवन। नेक्स्ट है, विदेश विभाग से रिक्त स्थान आया था कि पेड़ न काटा जाए। तो विदेश विभाग से क्या आया था? हुक्म। हुक्म आया था कि पेड़ न काटा जाए। इस संकट से रिक्त स्थान हासिल कर लोगे। इस संकट से क्या बोला था उसको? तो इसमें आ जाएगा बच्चों छुटकारा। लिखेंगे नेक्स्ट है, इसकी रिक्त स्थान कितनी रसीली थी? आम, जामुन? तो जामुन का पेड़ था तो जामुन ही रसीली होंगी। जामुन लिख देंगे। पेड़ के रिक्त स्थान एक आदमी नीचे, आदमी दबा पड़ा है तो नीचे या फिर दाएं? नीचे। नीचे लिखेंगे, नीचे। बच्चों इसके बाद जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ध्यान पूर्वक करेंगे, अभ्यास पुस्तिका में कार्य कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि कई बार लोग कितने स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें किसी की परवाह ही नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति की जान मुसीबत में है। हम एकदम अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। तो लेखक ने हास्य व्यंग्य के तौर पर इस पाठ को लिखा है, लेकिन सीधा सीधा उसने क्या किया है? ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसी सरकार पर कटाक्ष किया है जो दूसरों की भावना को ही ना समझे। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को उच्चारण के साथ फिर से पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।